तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मुरोंग ने मैंगी को यूरोपिया पाउडर से इफेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मुरोंग कह रहा था कि इंटीमेट के बिना पाउडर का असर खत्म नहीं होता। मुरोंग टेन्युन को मारने की कोशिश कर रहा था। टेन्युन उसे कह रहा था कि तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा और तुम्हें प्लेजर इनहेंसिंग पिल से दूंगा, जिसकी मदद से तुम्हें इंटीमेट करने में मजा आएगा। टेन्युन ने पिल देने के बहाने से मुरोंग का कान काट दिया था और मैंगी को लेकर नीचे कूद गया था। टेन्युन ने मैंगी को एक पॉन्ड में गिरा दिया था, जबकि वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया था। मुरोंग टेन्युन के ऊपर एक बहुत बड़ी चट्टान फेंककर चला गया था। मैंगी को लग रहा था कि टेन्युन मर चुका है और वो वहाँ से जा रही थी, लेकिन तभी टेन्युन को होश आ गया था। फिर अब हम टेन्युन को देखते हैं। वो मैंगी से कहता है कि अभी मुझे अपने बात को पूरा करना है, तो आखिरकार मैं इतनी जल्दी कैसे मर सकता हूँ। टेन्युन की आवाज सुनकर मैंगी हैरान हो जाती है। उसे भरोसा नहीं होता कि टेन्युन अभी तक जिंदा है। टेन्युन अपनी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और टेन्युन उसके नीचे से निकल जाता है। यह देखकर मैंगी खुशी में रोने लगती है। वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अभी तक जिंदा हो, पर अब तुम्हारे गांव कैसे है। टेन्युन अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, मैं एक दिन में नॉर्मल हो जाऊंगा। अच्छा हुआ कि मुरोंग कल्टिवेशन के फर्स्ट स्टेज पर था, जिस वजह से उसे पता नहीं चला कि मैंने अपनी डेथ को सच दिखाने के लिए एक नकली स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को बनाया था। अगर उसकी जगह कोई पावरफुल कल्टिवेटर होता तो उसे हमारे बारे में पता चल जाता। इसके अलावा अगर मेरी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो मैं आसमान से गिरने पर ही मर जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। मुरोंग ने मेरे ऊपर ये चट्टान डाली पर मैं जिंदा बच गया। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मुरोंग ने आज जो कुछ भी हमारे साथ किया, एक दिन मैं उससे बदला लेकर रहूंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। यूरोपिया पाउडर की वजह से मैंगी को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है, पर टेन्युन उसे पकड़ लेता है। वो मैंगी को होश में लाने की कोशिश करता है, पर मैंगी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। टेन्युन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और तुम्हारी बॉडी से सारा पॉइजन निकाल दूंगा। ये कहकर मैंगी को लेकर क्यानवा माउंटेन के डेप्थ में आ जाता है और एक वाटरफॉल केव के अंदर चला जाता है। टेन्युन कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके अपने पावर की मदद से उन्हें जला देता है और मैंगी को आग के पास सुला देता है। मैंगी को होश आ जाता है और वो टेन्युन को नीचे लेटाकर उसके ऊपर बैठ जाती है। वो यूरोपिया पाउडर की वजह से अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो टेन्युन को किस करने लगती है और उसे इंटीमेट करने के लिए कहती है। टेन्युन मैंगी को नीचे लेटा देता है और उसे टच करने लगता है, जिससे मैंगी भी नर्वस हो जाती है। वो टेन्युन से कहती है कि प्लीज मेरे साथ ये सब मत करो, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इस तरह मेरी जान बचाओ, इस तरह जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। उसे देखकर टेन्युन को काफी बुरा लगता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, अभी मैं अपने कंट्रोल से बाहर हो गया था, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। मैंगी रोने लगती है और कहती है कि मुझे मेरी मॉम को बचाना है, मुझे अपने इम्पियल फादर से बदला लेना है, मगर मैं आज मर गई तो मेरे काम भी अधूरे रह जाएंगे, मुझे अपना बदला पूरा करने के लिए जिंदा रहना होगा, मैं इस तरह से मर नहीं सकती हूँ। मैंगी को देखकर टेन्युन भी इमोशनल हो जाता है और उसे छोड़कर दूर बैठ जाता है। वो कहता है कि मैंगी की लाइफ बहुत ही ज्यादा मुश्किल रही है, जिस वजह से वो मरते वक्त ये सब बातें कह रही है। यूरोपिया पाउडर की वजह से मैंगी का स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस डैमेज हो गया था, जिस वजह से वो कुछ समझ नहीं पा रही है और अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। अगर मैंने इसे नहीं बचाया तो ये इसी तरह मर जाएगी, मुझे जल्दी से इसकी मदद करनी होगी, मगर मैं इसके साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकता हूँ। एक जेंटलमैन को ब्यूटी पसंद होती है, पर वो हमेशा लड़की की परमिशन लेकर कदम उठाता है। अगर मैं मैंगी की मजबूरी का फायदा उठाऊंगा तो मुझ में और उस जानवर मुरोंग में क्या फर्क रह जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मेरी रेस्पेक्ट कम हो। ये कहकर टेन्युन एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से मैंगी की बॉडी से यूरोपिया पाउडर को निकालने लगता है, जिससे मैंगी को काफी दर्द होता है और उसके मुंह से पॉइजन बाहर निकल जाता है। तभी उसके ऊपर कुछ स्पिरिचुअल बीस्ट आ जाते हैं और रोड करने लगते हैं। इससे टेन्युन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी बॉडी से पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है, जिससे डरकर वो सारे स्पिरिचुअल बीस्ट वहाँ से भाग जाते हैं। मैंगी को होश आ जाता है और वो देख लेती है कि टेन्युन एक फॉर्मेशन की मदद से उसकी बॉडी से पॉइजन निकाल रहा है, इसीलिए वो शांति से सो जाती है। कुछ वक्त बाद टेन्युन मैंगी की बॉडी से पॉइजन को पूरी तरह से निकाल देता है। वो सोचता है कि अब मैंगी की बॉडी में कोई पॉइजन नहीं है, पर इसे नहीं पता है कि मैंने इसकी बॉडी से पॉइजन किस तरह से निकाला है। इसका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और ये मेरी बातों पर भरोसा नहीं करेगी, तो बेहतर होगा कि मैं इसके कपड़े ठीक कर दूं ताकि ये मुझे गलत ना समझे। टेन्युन मैंगी के कपड़े सही कर देता है और उससे दूर जाने लगता है। मैंगी कहती है कि तुमने
मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है। यह सच में काफी अच्छी बात है। तुम एक अच्छे इंसान हो। टेनुन कहता है कि तुम सही कह रही हो, मैं एक अच्छा इंसान हूँ जिसकी वजह से तुम अभी तक वर्जिन हो। अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करता, क्योंकि तुम काफी ब्यूटीफुल हो और तुम्हें देखकर किसी का भी मन बदल सकता है। ये बात सुनकर मैंगी शर्मा जाती है, पर वो टेनुन को कुछ नहीं कहती। मैंगी के पैर पर काफी चोट लगी हुई थी जिससे काफी ब्लड निकल रहा था। उसे देखकर टेनुन चौंक जाता है। वो सोचता है कि इसके पैर में बहुत ही ज्यादा चोट लगी हुई है जिसकी वजह से इसे बहुत दर्द हो रहा होगा, पर अभी इसकी हालत खराब है जिस वजह से ये कुछ नहीं कर पा रही। यह सोचकर टेनुन अपनी ड्रेस को फाड़कर उसे मैंगी के गांव पर बांध देता है ताकि उसका ब्लड ज्यादा न बहे। मैंगी अपनी एक आंख खोलकर उसे देख लेती है, पर टेनुन को इसके बारे में पता नहीं चलने देती। टेनुन आग के पास जाकर बैठ जाता है और कंडीशन करने लगता है। कुछ वक्त बाद मैंगी को होश आ जाता है। वो टेनुन से पूछती है कि आखिरकार हम किस जगह पर है और मेरी ड्रेस कैसे फटी हुई है। टेनुन कहता है कि यूरोफिया पाउडर की वजह से तुम बेहोश हो गई थी और जब मैं तुम्हें इस केव में लेकर आ रहा था तो तुम्हारी ड्रेस फट गई। मैंगी पूछती है कि जब मैं बेहोश हो गई थी तो क्या तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया था। टेनुन कहता है कि आखिरकार तुम्हें कैसी बातें कर रही हो, मैं कोई मूरोंग नहीं हूँ जो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाऊंगा। जब मैं तुम्हें इस केव में लेकर आया तो मुझे यहाँ कुछ स्पेशल लफ्ज मिली जिसकी मदद से मैंने तुम्हारी बॉडी से पॉइजन निकाल दिया। खैर ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। मैंगी कहती है कि अब मेरी बॉडी में कोई पॉइजन नहीं है, पर मुझे बहुत कमजोर फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी पावर खत्म हो गई हो। टेनुन कहता है कि बॉडी से पॉइजन निकलने के बाद ये सब चीजें होती है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तुम्हें बस कुछ वक्त के लिए आराम करने की जरूरत है और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंगी कहती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम भी मुसीबत में फंस गए, पर तुम फिक्र मत करो। अगर सेक्ट में पहुंचने के बाद मूरोंग ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें उससे प्रोटेक्ट करूंगी। टेनुन कहता है कि तुम्हें सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद उसे संभाल लूंगा। तुम मुझे ये बताओ कि क्या मूरोंग किसी खास फैमिली का मेंबर है या उसकी फैमिली वांगफो सेट की हाई पोजीशन पर है। मैगी कहती है कि मूरोंग के ग्रैंडफादर बिस्ट स्पीड ब्रांच के सेकंड एल्डर है जिसकी वजह से मूरोंग सब लोगों के सामने इतना घमंड दिखाता है और आउट स्टूडेंट्स को परेशान करता है। मूरोंग आउटर सेट की किया लॉन्ग लिस्ट की 10th पोजीशन पर है। आज तुम मेरी जान बचाने के लिए मूरोंग के खिलाफ हो गए और तुमने उसे घायल कर दिया। अगर उसे पता चल गया कि तुम अभी तक जिंदा हो तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो तुमसे बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा और हो सकता है कि वो तुम्हें मार दे। इसके अलावा तुमने यूनजिंग सिटी के लॉर्ड के बेटे को भी मार दिया। गुआन का कजन वांग फुटोंग किया लॉन्ग लिस्ट की 9th रैंक पर है। वो गुआन के डेथ का बदला लेने के लिए जरूर आएगा। टेनुन पूछता है कि आखिरकार वांग फुटोंग कितना स्ट्रॉन्ग है। मैंगी बताती है कि आउटर स्टूडेंट ने लिंक थाइडियन में परफेक्शन अचीव कर लिया है और आउटर सेक्टर में हजारों स्टूडेंट्स हैं, उनमें से सिर्फ 300 स्टूडेंट्स क्या लॉन्ग लिस्ट में जा सकते हैं। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी फाइटिंग पावर काफी अच्छी है, पर फिर भी तुम वांग फुटोंग का मुकाबला नहीं कर सकते हो, इसीलिए संभल कर रहना। टेनुन पूछता है कि क्या तुम लियो रुलोंग को जानती हो। मैंगी कहती है कि मैंने सुना था कि जब रुलोंग बचा था तो वो खो गया था और लो इनफोर्स के एक एल्डर ने उसे एडॉप्ट किया था। बाद में सबको पता चल गया कि रुलोंग लियो फैमिली का मेंबर है। रुलोंग काफी स्ट्रॉन्ग है और वो किया लॉन्ग लिस्ट में 3rd रैंक पर है। क्या तुम्हारी उससे भी कोई दुश्मनी है। टेनुन कहता है कि रुलोंग और मैं एक ही सिटी में रहते हैं। रुलोंग के डैड ने मेरी फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश की पर मैंने उसे मार दिया। मैंगी कहती है कि रुलोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सेल और क्रूअल है, तुम्हें सोच समझकर उसके सामने जाना होगा वरना तुम मुसीबत में फंस सकते हो। टेनुन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगा। अब हमें आराम करना चाहिए और कल सुबह हम वांगफू सेट की तरफ चलेंगे। ये कहकर टेनुन सो जाता है और मैंगी भी सो जाती है। अब हम मैंगी को देखते हैं, वो केव में सो रही थी। कुछ वक्त बाद उसकी नींद खुल जाती है। टेनुन उसे गिल्ड फिश देते हुए कहता है कि तुम्हें काफी भूख लग रही होगी, इसीलिए इस फिश को खा लो, उसके बाद हम सेट की तरफ बढ़ेंगे। मगर मैंगी को फिश लेने में काफी शर्म आ रही थी, इसीलिए वो फिश नहीं लेती। टेनुन उसे कहता है कि अब हम दोनों ऐसे दोस्त बन गए हैं जो बहुत सारी मुश्किलों से गुजरे हैं, इसीलिए तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है और तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं करूंगा। ये कहकर टेनुन मैंगी के हाथ में गिल्ड फिश पकड़ा देता है। मैंगी उसे थैंक्स कहती है और फिश खाने लगती है, पर वो काफी छोटी छोटी बाइट ले रही थी। टेनुन उसे कहता है कि अभी तुम काफी घायल और कमजोर हो, इसीलिए छोटी छोटी बाइट मत लो और अच्छी तरह से खाना खाओ ताकि तुम जल्दी ठीक हो सको। यह बात सुनकर मैंगी को अपने बचपन की याद आती है जिसमें उसकी मॉम उसे कहती है कि अभी तुम छोटी हो इसीलिए जल्दी जल्दी खाना खा रही हो, पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हमारी रॉयल फैमिली का रूल है कि जब कोई लड़की खाना खाती है तो उसे गलती से भी अपने दांत नहीं दिखाने हैं। इसके अलावा
तुम एक प्रिंसेस हो, इसीलिए तुम्हें दूसरे लोगों से बेहतर बनना होगा। लिटिल मैगी कहती है कि मॉम आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी इस बात को हमेशा याद रखूंगी। ये सब बातें याद करके मैगी रोने लगती है और टेन्यून से कहती है कि जब कोई भी लड़की खाना खाती है तो अपने दांत नहीं दिखाती। मैगी को रोते हुए देख टेन्यून को काफी बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं तुमसे सी मजाक कर रहा था, आखिरकार तुम इसे सीरियसली क्यों ले रही हो, और रोने क्यों लग गई। मैगी कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मुझे तुम्हारी बातों का कोई बुरा नहीं लगा, मुझे बस अपने बचपन की बातें याद आ गई जिसकी वजह से मैं इमोशनल होकर रोने लगी। बल्कि तुम्हारी ग्रिल्ड फिश है बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। कुछ वक्त में मैगी फिश खा लेती है और वहाँ से जाने लगती है, पर टेन्यून उसे रोक लेता है। वो कहता है कि अभी तुम्हारी हालत काफी खराब है और तुम्हारे पैर में भी चोटें लगी है, मुझे नहीं लगता है कि तुम चल पाओगी। मैगी कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये कोई खास चोट नहीं है, मैं खुद अपने पैरों पर चल सकती हूँ। ये कहकर मैगी आगे जाने लगती है, पर उसका पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगती है, मगर टेन्यून उसकी कमर पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। वो कहता है कि तुम काफी अच्छी और स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम्हारे पास दिमाग की कमी है, मेरे मना करने के बाद भी तुम चलने की कोशिश कर रही हो। मैगी कहती है कि जब तक किसी की शादी नहीं हो जाती, लड़का और लड़की एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तुम मुझसे दूर हो जाओ। लेकिन टेन्यून मैगी की बात नहीं सुनता और उसे उठा लेता है, जिससे मैगी थोड़ा डर जाती है। टेन्यून कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा, तुम्हारे पैर में चोट लगी है और इस तरह तुम चल नहीं सकती हो, तो आखिरकार हम इस तरह सेठ में वापस कैसे जाएंगे, इसीलिए तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। ये कहकर टेन्यून मैगी को लेकर केव से बाहर आ जाता है। वो अपने ब्लडी लायन को अपने स्टोरेज बैग से बाहर निकाल लेता है और दोनों उसके ऊपर बैठ जाते हैं। मैगी को काफी ठंड लग रही थी, इसीलिए टेन्यून उसे अपना केप दे देता है और दोनों ब्लडी लायन की मदद से वांगफू सेठ की तरफ बढ़ जाते हैं। रास्ते में टेन्यून अपना कर्टेशन करने लगता है। उसे देखकर मैगी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि टेन्यून कौन सा कर्टेशन मेथड यूज कर रहा है। वो पूछती है कि आखिरकार कौन सा कर्टेशन मेथड है जिसकी मदद से तुम इतनी तेजी से स्पिरिचुअल एनर्जी को एजो कर रहे हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम भी लिंक टाइप परफेक्शन के कर्टिएटर्स के बराबर स्पिरिचुअल एनर्जी को एजो कर सकते हो। टेन्यून कहता है कि मैं ट्रेजर ढूंढने के लिए एक माउंटेन पर गया था और वहाँ मुझे कर्टेशन मेथड मिला था। बाद में मुझे पता चला कि ये बहुत ही ज्यादा खास मेथड है जिसे मेरे अलावा कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कर्टेशन मेथड तुम्हें भी दे देता जिसकी मदद से तुम काफी जल्दी ठीक हो जाती, पर अफसोस की बात है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैगी कहती है कि अगर मैं इस मेथड का यूज नहीं कर सकती तो ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है। मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे मेथड के बारे में बताया। खैर अब तुम फिक्र मत करो और शांति से अपना कर्टेशन पूरा करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। कुछ वक्त बाद वो दोनों वांगफू सेठ के एंटेस के पास पहुँच जाते हैं, जिससे मैगी बहुत खुश होती है और टेन्यून को भी एंटेस के बारे में बताती है। ब्लडी लाइन उन दोनों को लेकर जमीन पर चला जाता है। टेन्यून मैगी का हाथ पकड़कर उसे ब्लडी लाइन से नीचे उतारता है और उसे उठा लेता है। उसे देखकर वहाँ खड़े दो स्टूडेंट चौंक जाते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि लड़का कौन है जो सीनियर मैगी को उठा कर ले जा रहा है, आखिरकार इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि लड़का अभी से लिंक टाइरियल में के 7th स्टेज पर है, मगर फिर भी इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि ये सबके सामने सीनियर मूरोंग की लवर को उठा कर ले जा रहा है। मैगी टेन्यून को एक पवेलियन दिखाते हुए कहती है कि उस पवेलियन में सब्स्टिट्यूट डिकन है और वो आउटर सेट के नए स्टूडेंट्स को उनके आइडेंटिटी प्लेट देते हैं, इसीलिए हमें सबसे पहले उनके पास चलना होगा। टेन्यून मैगी को उठाकर पवेलियन में चला जाता है। मैगी को घायल देखकर डिकन घबरा जाते हैं। वो पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें चोट कैसे लग गई। मैगी बताती है कि उंजिंग सिटी से वापस लौटते वक्त हमारे साथ कुछ हादसा हो गया जिसकी वजह से मैं घायल हो गई, पर अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। इसके अलावा ये यूजिंग सिटी के सिलेक्शन का विनर है, इसका नाम टेन्यून है। टेन्यून डिकन को रेस्पेक्ट देता है। डिकन अपने पावर से एक आइडेंटिटी प्लेट एक्टिवेट कर लेते हैं और उस पर टेन्यून का नाम लिख देते हैं। वो टेन्यून से कहते हैं कि जब नए स्टूडेंट्स सेट को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें लाइफ लैंप बनना होता है, इसीलिए अब तुम अपने माइंड को एकदम शांत कर लो ताकि मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का एक टुकड़ा ले सकूं। टेन्यून एकदम शांत हो जाता है और डिकन अपनी पावर से टेन्यून के स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का टुकड़ा लेकर उसे आइडेंटिटी प्लेट में डाल देते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम ऑफिशियली वांगफू सेट के आउट स्टूडेंट बन गए हो। ये आइडेंटिटी प्लेट तुम्हारे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई है। हमें लाइफ लैंप की मदद से पता चल जाएगा कि तुम जिंदा हो या मर गए, इसलिए तुम अपने प्लेट को संभाल कर रखना। आज से तुम्हें सेट के रूल्स को फॉलो करना होगा और बिना वजह किसी से फाइट नहीं करनी है। अगर तुमने दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान करने की कोशिश की तो मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें सेट से निकालना होगा। टेन्यून कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा सेट के रूल्स को फॉलो करूंगा और किसी भी स्टूडेंट को परेशान नहीं करूंगा। इससे डिकन खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब जब तुम मेरी सारी बातें समझ गए हो तो मैं
तुम्हें सेट के सिक्योरिटी रूम में भेजूंगा। ये कहकर डीकन वहाँ एक गेट ओपन कर देते हैं। टेन्युन महंगी कोटा लेता है और दोनों उस गेट के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों हुआंग वो सेट के सिक्योरिटी रूम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उस जगह को देखकर टेन्युन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि हुआंग वो सेट बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये सच में एशियन सेट कहलाने के लायक है। यहाँ तक कि सारे माउंटेन के पीक पर इस फ्यूचर स्प्रिंग है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसकी मदद से स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने में काफी मदद मिलती है। टेन्युन महंगी से पूछता है कि ये जगह इतनी ज्यादा अच्छी है तो क्या तुम भी इसी जगह पर कल्टिवेशन करती हो। महंगी कहती है कि फ्यूचर स्प्रिंग का ओनली माउंटेन है। कई सालों पहले फर्स्ट पेट्रियार्क को यहाँ सीक्रेट किंगडम मिला था, इसीलिए फर्स्ट पेट्रियार्क ने सिक्योरिटी के अंदर ही हुआंग सेक्ट बना दिया। वहाँ होली स्कूल की हाईएस्ट पीक है और उसके लेफ्ट में इमोर्टल स्कूल है। होली स्कूल की राइट साइड में बोर्डिंग स्कूल है। हम आउटर स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए हमें साउथ की तरफ जाना होगा। ये सब बातें सुनकर टेन्युन महंगी की तरफ देखने लगता है, जिससे वो शर्मा जाती है। वो कहती है कि अब मुझे नीचे उतार दो, अगर दूसरे लोगों ने देख लिया तो गलत समझेंगे। टेन्युन अपने ब्लडी लाइन को वहाँ बुलाकर महंगी को उस पर बिठा देता है और खुद भी ब्लडी लाइन पर बैठ जाता है। दोनों आउटर सेट की तरफ चले जाते हैं। इस फिर अब हम टेन्युन और महंगी को देखते हैं। वो दोनों ब्लडी लाइन पर बैठकर आउटर सेक्ट में आ जाते हैं। टेन्युन महंगी को उठाकर उसके रूम की तरफ लेकर जाता है। उसे देखकर वहाँ खड़े स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सीनियर महंगी एक लड़के के साथ है। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि तुम सही कह रहे हो, आज से पहले मैंने भी कभी सीनियर को किसी लड़के के साथ नहीं देखा। इसके अलावा वो लड़का उन्हें उठाकर उनके रूम की तरफ लेकर जा रहा है। वो लड़का सिबलिंग टाइडियन के 7th स्टेज पर है। कहीं ऐसा तो नहीं है हमें कोई गलतफहमी हो रही है। पहला स्टूडेंट कहता है कि हमें कोई गलतफहमी नहीं हो रही, वो लड़का सच में 7th स्टेज पर है और सीनियर महंगी को उठाकर ले गया है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। वहाँ मुरोंग का जूनियर भी था। महंगे को टेन्युन के साथ देखकर वो भी हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे जल्दी से सीनियर मुरोंग को इसके बारे में बताना होगा। ये सोचकर वो जूनियर मुरोंग के पास चला जाता है। टेन्युन महंगी को उसके रूम में लेकर आ जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। तभी महंगी की जूनियर सिस्टर जूचियान वहाँ आती है। टेन्युन को महंगी के रूम में देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। वो टेन्युन से पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुमने सीनियर महंगी के रूम में आने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? महंगी शियान को शांत करती है और उसे अपने पास बुलाती है। टेन्युन साइड में जाकर बैठ जाता है। महंगी शियान को मुरोंग के बारे में सब बातें बताती है और उसे ये भी बताती है कि किस तरह टेन्युन ने उसकी जान बचाई। ये सब बातें सुनकर शियान को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि मुरोंग ने अपनी हद पार कर दी है, वो जंगली जानवरों की तरह काम कर रहा है। अगर हमने उसे जल्दी सबक नहीं सिखाया तो आपकी तरह दूसरी स्टूडेंट्स को भी परेशान करेगा। शियान टेन्युन से कहती है कि तुमने मेरी सीनियर सिस्टर की जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम सच में काफी पावरफुल हो। सीनियर किसी के भी इस बारे में इतनी बातें नहीं करती और आज तक उन्होंने किसी की भी इतनी तारीफ नहीं की है। तुम जरूर कोई खास हो जिस वजह से वो तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही है। महंगी शियान से कहती है कि आखिरकार तुम्हें सब कैसी बातें कर रही हो, इस तरह टेन्युन को परेशान करना बंद करो। महंगी टेन्युन से कहती है कि यह मेरी जूनियर सिस्टर है जो ज्यादातर मेरे साथ रहती है। इसका कैरेक्टर थोड़ा अजीब है। अगर इसने तुम्हें कुछ गलत कह दिया हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। टेन्युन कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे इसकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। शियान की तरह दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने मन की बात सबके सामने कहते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। खैर अब मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ। महंगी से कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ही वक्त में मुरोंग को पता चल जाएगा कि हम दोनों जिंदा है और सेक्ट में आ गए हैं। हो सकता है कि सेक्ट में तुम्हें मारने की कोशिश करे, इसीलिए तुम संभल कर रहना। अगर तुम्हें परेशानी हो तो जल्दी से मेरे पास आ जाना। टेन्युन कहता है कि तुम सही कह रही हो, मुझे उससे बचकर रहना होगा और जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि फ्यूचर में मुझे परेशान ना कर सके। महंगी कहती है कि वुजी पैलेस को सीनियर एल्डर संभालते हैं और पैलेस के अंदर लिंक टाइडियम के कल्टिवेटर्स के लिए बहुत सारे कल्टिवेशन मेथड्स है। अगर तुम वहाँ जाना चाहो तो जा सकते हो। तुम अपनी आइडेंटिटी प्लेट की मदद से पैलेस के अंदर जा सकते हो और लो रैंक के कल्टिवेशन मेथड चूज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें हाई रैंक के मेथड चाहिए तो उसके लिए तुम्हें कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। आउटर सेक्ट में टोटल 9 स्मॉल सीक्रेट रियल्म है जहाँ से आउटर स्टूडेंट्स इस फ्यूचर मेडिसिन ले सकते हैं और डिमन बिस्ट का शिकार भी कर सकते हैं। डिमन बिस्ट को मारकर उन्हें एक्सचेंज करने पर कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा सिर्फ इस विचल स्टोन की मदद से ही तुम इस पैलेस टेलीपोर्ट पोर्टल को एक्टिवेट कर सकते हो। उन टेलीपोर्ट पोर्टल की मदद से तुम सीक्रेट रियल्म में जाकर डिमन बिस्ट का शिकार कर सकते हो। ये सब बातें सुनकर टेन्युन कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमने मुझे सारी चीजें बता दी, अब मैं आगे का प्लान बना सकता हूँ। और क्या आउटर सेट के मार्केट में फायर सीड मिल सकते हैं? महंगी कहती है कि आउटर सेट में फायर सीड नहीं है। मैंने सुना है कि इनर सेट के मार्केट में फायर सीड मिल जाएंगे, लेकिन इनर स्टूडेंट बनने के लिए आउटर स्टूडेंट को तायुन दियन में पहुंचना पड़ता है।
टेन्यून कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अब मुझे अपने कंडीशन को तेजी से बढ़ाना होगा और जल्दी से लेवल अप करना होगा। अब तुम अपना ध्यान रखना और जब तुम ठीक हो जाओगी हम दोबारा मिलेंगे। ये कहकर टेन्यून वहाँ से जाने लगता है तो मेंगयू से कहती है कि कुछ दिनों में सुप्रीम मेयर कुछ खास अनाउंसमेंट करने वाले हैं। उस वक्त आउटर स्टेट के सारे स्टूडेंट्स वहाँ होंगे, इसीलिए तुम भी यहाँ से वहाँ जाना। टेन्यून उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है जिससे मेंगी थोड़ा उदास हो जाती है क्योंकि टेन्यून को पसंद करने लगी थी। मेंगी को देखकर शियान चौंक जाती है और उसे मेंगी पर शक हो जाता है। वो उसे कहती है कि मुझे साइको लग रहा है कि तुम्हें टेन्यून से प्यार हो गया और भले ही टेन्यून हमारा जूनियर है पर वो बहुत ही ज्यादा क्यूट और पावरफुल है। मुझे लगता है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। इससे मेंगी को शर्मा जाती है पर वो शियान को टेन्यून के बारे में नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए वो गुस्से में शियान को डांटने लगती है। मेंगी उसे कहती है कि आखिरकार तुम ऐसी कैसी बातें कर रही हो। मैं मानती हूँ कि टेन्यून ने मेरी जान बचाई है पर इसका मतलब ये नहीं है मैं उससे प्यार करने लग जाऊंगी, इसीलिए अब ये फालतू की बातें करना बंद करो। फिर हम टेन्यून को देखते हैं, वह आउटर स्टेट में घूमते हुए सोचता है कि अभी मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। अगर मूरोंग रूलोंग या वांग फूटोंग में से कोई भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा और बुरी मौत मारा जाऊंगा। मैं अपने रूम में रहकर भी कल्टेशन नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग कभी भी मुझे मारने के लिए आ सकते हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे लिटिल सीक्रेट डोमेन में जाकर किसी जगह पर छिपना होगा ताकि मैं रहकर कल्टेशन करके अपने लेवल को बढ़ा सकूं। ये सोचते हुए टेन्यून स्नो डोमेन वैली के टेलीपोर्ट पोर्टल के पास आ जाता है। वहाँ दूसरे स्टूडेंट्स स्नो वैली में जाने के लिए आए थे। टेन्यून एक सीनियर से कहता है कि मैं स्नो डोमेन वैली में जाना चाहता हूँ तो उसके लिए कितने स्पीड स्टोन्स की जरूरत होगी। सीनियर टेन्यून से कहता है कि मैं मानता हूँ कि स्नो डोमेन वैली में बहुत सारी खास स्पीच एंड मेडिसिन है पर वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वहाँ हर महीने बहुत सारे स्टूडेंट्स मारे जाते हैं, इसलिए मेरा कहना है कि लिंक टाइरियन में के परफेक्शन स्टेज पर पहुँचे बिना तुम वहाँ न जाओ वरना बेमौत मारे जाओगे। टेन्यून कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। सीनियर कहता है कि अगर तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो तो तुम्हें टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करने के लिए मिड रेंज के स्पीड स्टोन की जरूरत पड़ेगी। टेन्यून उसे एक मिड रेंज स्पीड स्टोन दे देता है जिसकी मदद से वो सीनियर टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट कर देता है। कुछ स्टूडेंट्स टेन्यून को घूर रहे थे, उन्हें देखकर टेन्यून सोचता है कि इसमें से 4 स्टूडेंट्स लिंक टाइरियन में के 8 स्टेज पर है और एक स्टूडेंट 9th स्टेज पर है। मुझे नहीं लगता है कि मूरोंग को इतनी जल्दी पता चल गया है कि मैं जिंदा हूँ और सेट में आ गया हूँ। ये लोग उसके साथ ही नहीं है, शायद इन पांचों को ऐसा लगता है कि मैं 7th स्टेज पर हूँ और अकेले स्नो डोमेन वैली में जा रहा हूँ तो ये सब चीज का फायदा उठाकर मेरे ऊपर अटैक कर देंगे और मेरा ट्रेजर छीनने की कोशिश करेंगे, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये सोचकर टेन्यून टेलीपोर्टेशन की मदद से स्नो वैली में आ जाता है। कुछ वक्त में वो 5 स्टूडेंट्स भी वहाँ जाते हैं। उनका लीडर भी टेन्यून से कहता है कि अगर तुम मुझे अपने सारे स्पीच एंड स्टोन्स दे दोगे और अपने घुटनों पर बैठ कर मुझसे माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और किसी को तुम्हारी डेथ के बारे में पता भी नहीं चलेगा। ये बात सुनकर टेन्यून हंसने लग जाता है। वो कहता है कि मैं तुम पांचों को एक मौका दे रहा हूँ, अगर तुम मुझे अपने सारे स्पीड स्टोन दे दोगे और अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगोगे तो मैं शायद मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। जिससे वे को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साथी को टेन्यून पर अटैक करने के लिए कहता है। एक स्टूडेंट अपने पार एक्यूट कर लेता है और टेन्यून पर अटैक करने के लिए जाता है पर टेन्यून उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। इससे गुस्सा होकर वे अपने तीनों साथियों को एक साथ टेन्यून पर अटैक करने के लिए भेजता है। तीनों स्टूडेंट्स टेन्यून को घेर लेते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन टेन्यून अपने 2 क्लॉन्स को एक्यूट कर लेता है और उन तीनों पर अटैक करके उन्हें दूर गिरा देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर वे को बहुत गुस्सा आता है। वो टेन्यून से कहता है कि तुमने मेरे साथियों को घायल कर दिया तो अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो टेन्यून से कहता है कि मैं बस तुमसे स्पीड स्टोन्स लेने की कोशिश कर रहा था और तुमने मेरे साथियों को इतनी बुरी तरह से मारकर बेहोश कर दिया। शायद तुम्हें मरने की बहुत ही ज्यादा जल्दी है इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो, पर आज मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। ये कहकर वो अपनी सोर्ड से टेन्यून पर अटैक करने के लिए जाता है। उसे देखकर टेन्यून मुस्कुराने लगता है और अपनी सोर्ड को एक्टिवेट करके वे का अटैक रोकता है जिसकी वजह से वे पीछे हट जाता है और काफी हैरान हो जाता है। टेन्यून कहता है कि अभी तो मुझे मारने की बातें कर रहे थे तो अब क्या हो गया, तुम मेरे एक भी अटैक का सामना क्यों नहीं कर पाए? तुम सिर्फ एक कमजोर हो जो बड़ी बड़ी बातें करता है। इसे वे को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने वक्त तक घमंडी बनकर रहते हो। अभी मेरी पावर के सामने तुम्हें हार माननी पड़ेगी और उस वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा कि घमंड किसे कहते हैं।
ये कहकर अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है जिससे उसकी बाल बढ़ जाती है और वो टेन्युन पर अटैक करने के लिए जाता है। टेन्युन अपनी ओंग मेंग प्यूपिल की मदद से वे को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है मगर वे उसके कंट्रोल में नहीं आता और अपने आप को संभालता है, पर प्यूपिल की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है मगर फिर भी हार नहीं मानता और टेन्युन पर अटैक करने के लिए जाता है। टेन्युन भी अपनी स्वॉर्ड कैरेक्टर का लेता है और वे का अटैक रोकने के लिए जाता है जिसकी वजह से वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है और टेन्युन दूर हो जाता है। वे अपनी मल्टीपल सोर्स से उस पर अटैक कर देता है। उनसे बचने के लिए टेन्युन वहाँ से दूर भागने लगता है। उसे भागता देख वे बहुत ही ज्यादा खुश हुई और जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि अभी इस स्पीड के साथ तुम मेरी सोर्स से बचकर नहीं भाग पाओगे, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। लेकिन तभी टेन्युन तेजी से जंप करके उन सोर्स से बच जाता है और वो जमीन में घुस जाती है। ये देखकर वे हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम सिवलिंग टाइरियन में कैसे ऑन स्टेज पर हो, तो आखिरकार तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। टेन्युन कहता है कि तुम एक बेवकूफ हो जो बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता और अब मेरी स्पीड देखकर तुम्हारी हालत खराब हो गई। ये कहकर टेन्युन तेजी से टेलीपोर्ट होकर वे के पीछे चला जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने लगता है, पर वे अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे बच जाता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन टेन्युन उसके अटैक से बच जाता है और वे के हाथ से स्वॉर्ड छीनकर उसे दूर गिरा देता है। टेन्युन के पावर देखकर वे बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो टेन्युन का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए टेलीपोर्टेशन की तरफ भागने लगता है। टेन्युन कहता है कि तुम मुझे लूटने के लिए आए थे और मुझे मारना भी चाहते थे, तो आखिरकार अब यहाँ से भाग क्यों रहे हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये सब होने के बाद मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? वे उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से भागने लगता है। अचानक वे के साथी स्टूडेंट्स को होश आ जाता है और वे का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ यहाँ से बाहर लेकर चलो। तभी टेन्युन वे की सोर्स से उसी पर अटैक कर देता है। उसे बचने के लिए वे अपने साथी को अपने सामने पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो सोर्ड उसके साथी की बॉडी में घुस जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। इससे वे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है और तुम्हारी वजह से मुझे खुद अपने साथी को मरवाना पड़ा, इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्दी वापस आऊंगा और तुम्हें ढूंढकर बहुत बुरी मौत मारूंगा। ये कहकर वे टेलीपोर्टेशन की तरफ जाने लगता है। टेन्युन कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने दूंगा, तुमने मेरे स्पीड स्टोन छीनने की कोशिश की और अब मुझे मारने की धमकी दे रहे हो, तो आखिरकार इसके बाद मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। ये कहकर टेन्युन अपनी स्वॉर्ड फोर्स से उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वे दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो टेन्युन से कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो, अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो तुम्हें सेट से निकाल दिया जाएगा। टेन्युन कहता है कि सेट के रूल्स है कि अगर कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा था तो हम अपने सेल्फ डिफेंस में उसे मार सकता है, उसकी देर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सेट भी हमें कोई सजा नहीं देगा। इसके अलावा मैं सब लोगों को बता दूंगा कि तुम मेरे स्पीड स्टोन छीनने के लिए मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें मार दिया। अब जब तुम्हारी देर से मुझे कोई परेशानी नहीं है तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, पर मेरी एक बात याद रखना, अपने नेक्स्ट लाइफ में संभल कर रहना और उन लोगों को परेशान मत करना जिन्हें तुम जानते नहीं हो, वरना हर बार इसी तरह से मारे जाओगे। वे कहता है कि मैं सीनियर ब्रदर लिंगू का जूनियर हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो सीनियर लिंगू तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। टेन्युन लिंगू के बारे में पूछता है। वे कहता है कि उसका पूरा नाम लिंगू चांगकोंग है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। सीनियर लिंगू इनर स्टेट के शेंगुन की फर्स्ट ब्रांच से है, वो फर्स्ट एल्डर का ग्रैंडसन है। इस पावर के हिसाब से वो किंग लोंग लिस्ट के टॉपर है और मैं सीनियर लोंगू का जूनियर हूँ। मुझे पता है कि सीनियर लोंगू के बारे में सुनकर तुम बहुत ही ज्यादा डर गए हो, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुम आज मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा और तुमसे बदला लेने के लिए भी नहीं आऊंगा। ये बातें सुनकर टेन्युन मुस्कुराने लगता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे किसी सीनियर से डर जाऊंगा और तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं किसी को भी परेशान नहीं करता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे परेशान करने की कोशिश करता है तो मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, पर तुमने मुझे मारने की कोशिश की, तो अब मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ, इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर टेन्युन अपनी सोर्स से वे पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वे की डेथ हो जाती है। टेन्युन वे के साथियों से कहता है कि मुझे तुम लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं तुम्हें मारकर अपने हाथ गंदे भी नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए चुपचाप वैली से चले जाओ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर वो स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं और टेलीपोर्टेशन की मदद से स्नो वैली के बाहर आ जाते हैं। वो तीनों स्टूडेंट्स लिंगू चांगकोंग के घर पर आते हैं। उनकी हालत देखकर लोंगू चौंक जाता है और पूछता है कि तुम्हारी हालत किसने की? एक स्टूडेंट कहता है कि कुछ वक्त पहले हम सीनियर वे के साथ स्नो वैली में गए थे और वहाँ लिंग टाइरियन में के 7th स्टेज के एक स्टूडेंट के साथ हमारी फाइट हो
गई। उस स्टूडेंट ने हमें बहुत बुरी तरह से पीटा। उसने सीनियर वे और वांग को भी जान से मार दिया। लिंगू कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? वो स्टूडेंट 7th स्टेज पर ही था। स्टूडेंट कहता है कि हमें पूरा भरोसा है कि स्टूडेंट 7th स्टेज पर था और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हमारे एक साथ अटैक करने पर भी उसे कुछ नहीं हुआ और उसने हम सबको हरा दिया। लिंगू कहता है कि उसने 7th स्टेज पर होकर वे को मार दिया। इसका मतलब वो काफी टैलेंटेड है, पर उसने मेरे साथियों को मारने की हिम्मत की है। अगर मैंने उसे सबक नहीं सिखाया तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। लिंगू अपने साथी तियान को टेन्यून को सबक सिखाने के लिए कह देता है। फिर हम मूरोंग के घर का सीन देखते हैं। वो जूनियर वहाँ जाता है और उसे बताता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक लड़का मैगी को उठाकर उसके घर के अंदर ले जा रहा था। मूरोंग समझ जाता है कि जूनियर टेन्यून की बात कर रहा है। वो कहता है कि मुझे लग रहा था कि टेन्यून मर गया था और मैंने उसके ऊपर एक चट्टान भी गिराई थी, तो आखिरकार वो अभी तक जिंदा कैसे है? अगर वो मेरे काम के बीच में नहीं आया होता तो आज मैगी मेरी वाइफ बन जाती। पहले तो उस बेवकूफ ने मेरा प्लान बिगाड़ दिया और उसके बाद मेरा कान दिखाड़ दिया। इस बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जूनियर कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं टेन्यून को संभाल लूंगा, आप बस बैठकर आराम कीजिए। ये कहकर जूनियर वहाँ से चला जाता है। वो अपने कुछ साथियों को लेकर स्नो डोमेन वैली में आ जाता है और टेन्यून को ढूंढने लगता है, पर उन्हें टेन्यून नहीं मिल रहा था। इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन के पास ही कर टेन्यून के वापस आने का इंतजार करने लगते हैं। फिर हम टेन्यून को देखते हैं। वो काफी दिनों से स्नो वैली में कल्टीवेशन कर रहा था, जिसकी मदद से वो लिंक टाइरियन के 8th स्टेज पर पहुंच गया था। टेन्यून कहता है कि मैं 8th स्टेज पर पहुंच गया हूँ और जैसे ही मैं 9th स्टेज पर पहुंच जाऊंगा मैं ओंगमेंग बॉडी के गेट अलाइनमेंट में हासिल कर लूंगा। उसके बाद मुझे लिंगू से भी डरने की जरूरत नहीं है। इन सब के अलावा 2 दिन बाद सुप्रीमियर तक कुछ खास अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो अब मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। ये कहकर टेन्यून अपने ब्लडी लाइन को स्टोरेज बैग से बाहर निकाल लेता है। फिर अब हम टेन्यून को देखते हैं। वो अपने ब्लडी लाइन को स्टोरेज बैग से बाहर निकाल लेता है। वो स्नो वैली से जाने के लिए अपने ब्लडी लाइन पर बैठने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो एक स्नो डिमोनियर से बचकर भाग रही थी। वो लड़की वांगफू सेट के आउटर सेट की स्टूडेंट थी और उसका नाम जोंग वू शियाओ था। शियाओ टेन्यून को देख लेती है और उसे कहती है कि जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इस डिमोनियर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसीलिए जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। टेन्यून अपने ब्लडी लाइन को ही उसे नीचे उतरने के लिए कहता है ताकि वो शियाओ की मदद कर सके, पर ब्लडी लाइन डिमोनियर से डर गया था, जिस वजह से वो उसे नीचे नहीं जाना चाहता था। शियाओ टेन्यून से कहती है कि तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, अगर इस डिमोनियर ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम मारे जाओगे। लेकिन टेन्यून शियाओ की बात नहीं मानता और अपने ब्लडी लाइन पर बैठकर उसे बचाने के लिए जाता है। डिमोनियर से बचकर भागते हुए शियाओ हिल के किनारे पर पहुंच गई थी और आगे कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वहीं रुक जाती है। डिमोनियर उस पर अटैक करने लगता है तो टेन्यून उसे बचाने के लिए ब्लडी लाइन से कूद जाता है। वो सोचता है कि इस लड़की की जान खतरे में थी, पर फिर भी इसने मुझे यहाँ से दूर भागने के लिए कहा। इससे पता चलता है कि एक अच्छी इंसान है, तो मैं इसे बचाने के लिए डिमोनियर से फाइट कर ही सकता हूँ। डिमोनियर अपने माउस में एनर्जी को इकट्ठा कर लेता है और शियाओ पर अटैक करता है, जिससे डरकर शियाओ अपनी आंखें बंद कर लेती है। टेन्यून तेजी से डिमोनियर के सामने आ जाता है और अपने हाथों से उसके अटैक को रोककर शियाओ को रोकता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। वो शियाओ से कहता है कि जल्दी यहाँ से दूर भाग जाओ, मैं ज्यादा वक्त तक इसे रोकर नहीं रख पाऊंगा, मगर शियाओ जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि तुमने मुझे बचाने के लिए अपने जान खतरे में डाली है, तो आखिरकार अब मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? ये कहकर अपनी सोच को एक्यूट कर लेती है। टेन्यून उसे कहता है कि ये सब बकवास करना बंद करो, अगर तुम यहाँ से दूर नहीं गई तो हम दोनों मारे जाएंगे, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल लूंगा, बस तुम यहाँ से दूर चली जाओ। शियाओ वहाँ से नहीं जाना चाहती थी, पर टेन्यून के बार बार कहने से वो खाई के दूसरी तरफ चली जाती है। डिमोनियर लगातार टेन्यून पर अटैक कर रहा था, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ये देखकर ब्लडी लाइन डिमोनियर पर अटैक कर देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। इसका फायदा उठाकर टेन्यून भी खाई की दूसरी तरफ चला जाता है। ब्लडी लाइन ने डिमोनियर का हाथ पकड़ लिया था, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो लगातार ब्लडी लाइन पर अटैक करता है। डिमोनियर उसे एक पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से ब्लडी लाइन भी खाई के दूसरी तरफ आकर गिरता है। ये देखकर शियाओ और टेन्यून घबरा जाते हैं। टेन्यून अपने होंगमेंग वली पास का यूज करके तेजी से ब्लडी लाइन के पास आ जाता है। डिमोनियर के अटैक की वजह से वो काफी घायल हो गया था और उठ भी नहीं पा रहा था। उसकी हालत देखकर टेन्यून को बहुत बुरा लगता है। वो ब्लडी लाइन को बिग हिट कहकर बुलाता है और उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस तरह मरने नहीं दूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें जल्दी ठीक कर दूंगा और तुम्हें एक ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा। ये कहकर टेन्यून बिग हिट को अपने स्टोरेज बैग में एजो कर लेता है। तभी सुनो डिमोनियर
खाई की दूसरी तरफ से जंप करके शियाओ पर अटैक करने के लिए आता है, पर टेन्यू शियाओ को बचा लेता है और दोनों डीमन एप से बचकर भागने लगते हैं। शियाओ कहती है कि सुनो डीमन एप 2G रियल में के फिस्ट लेवल पर है और इसके बाद उन कल्टीवेटर से भी ज्यादा है जो लिंक टाई रियल में के टॉप पर पहुंच चुके हैं। तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम मेरी फिक्र मत करो और मुझे छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, वरना मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें भी इस मुसीबत में फंसा लिया और अब हम दोनों मरने वाले हैं, पर तुम खुद को बचा सकते हो, इसीलिए यहाँ से भाग जाओ। टेन्यून कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाने का फैसला कर लिया है, तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। आज कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। तुम बहुत ही बुरी तरह से घायल हो, इसलिए ज्यादा बात मत करो और अपनी एनर्जी बचा कर रखो ताकि जरूरत पड़ने पर तुम अपनी रक्षा कर सको। टेन्यू शियाओ को लेकर बहुत तेजी से भाग रहा था और डीमन एप भी उनके पीछे आ रहा था, पर टेन्यून के जितनी तेजी से नहीं भाग पा रहा था। टेन्यून कहता है कि भले ही मैं डीमन एप जितना पावरफुल नहीं हूँ, पर मैं उससे कई ज्यादा तेज हूँ। आज मैं इसे इतना भगाऊंगा कि टक्कर हार मान लेगा। ये कहकर टेन्यून तेजी से भागता रहता है, डीमन एप भी उसके पीछे भागता रहता है। उन्हें भागते हुए रात से दिन हो जाता है, पर फिर भी डीमन एप उसका पीछा नहीं छोड़ता। इसे टेन्यून हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब बेवकूफ डीमन एप इतने वक्त से लगातार हमारा पीछा क्यों कर रहा है। भागते भागते टेन्यून भी काफी थक गया था, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और भागता रहता है। कुछ वक्त बाद डीमन एप थकाने की वजह से भागते भागते गिर जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। पर अब उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो टेन्यून का पीछा कर सके, इसीलिए वो फॉरेस्ट की तरफ भाग जाता है। ये देखकर शियाओ कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि डीमन एप ने हमारा पीछा करना छोड़ दिया, इससे मैं बहुत खुश हूँ। इससे टेन्यून भी काफी खुश होता है और शियाओ के साथ गोल गोल घूमने लगता है। टेन्यू शियाओ को एक लेक के पास लेकर जाता है और उसे कहता है कि अब डीमन एप हमारा पीछा नहीं कर रहा, तो हम यहाँ रुककर कुछ वक्त आराम कर लेते हैं। ये कहकर वो शियाओ को नीचे उतार देता है। शियाओ लेक में जाकर अपना मुंह धोती है। वो टेन्यून से कहती है कि मुझे अपने कपड़े ठीक करने हैं, इसीलिए मैं फॉरेस्ट में जा रही हूँ, क्या तुम यहाँ रुककर कुछ वक्त के लिए मेरा इंतजार कर सकते हो। टेन्यून इसके लिए मान जाता है, तो शियाओ फॉरेस्ट में चली जाती है। कुछ वक्त बाद वापस आ जाती है। वो कहती है कि मैं ठीक हुआ, मैं यहाँ से चलना चाहिए। टेन्यून कहता है कि यहाँ से टेलीपोर्टेशन काफी दूर है और तुम काफी बुरी तरह से घायल हो, क्या तुम इतनी दूर तक चल पाओगी। शियाओ कहती है कि तुम सही कह रही हो, मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी दूर तक चल पाऊंगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम टेलीपोर्टेशन तक कैसे पहुँचेंगे। टेन्यून कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम बस मेरी बैग पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें टेलीपोर्टेशन तक लेकर चलूंगा। मगर शियाओ को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी और वो टेन्यून की बैग पर नहीं बैठती। टेन्यून कहता है कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें इतनी देर से उठा कर रखा था और डीमन एप से बचाया, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मगर फिर भी शियाओ उसकी बैग पर नहीं बैठती और किसी सोच में डूब जाती है। टेन्यून कहता है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं अकेले ही ट्रांसपोर्टेशन तक चला जाऊंगा। अगर डीमन एप फिर से आ गया तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वापस नहीं आने वाला। ये कहकर टेन्यून वहाँ से जाने लगता है, जिससे शियाओ घबरा जाती है और जंप करके टेन्यून की बैग पर बैठ जाती है। टेन्यून कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, तुम बस मुझे ठीक से पकड़ लेना क्योंकि मैं काफी तेजी से भागने वाला हूँ। ये कहकर टेन्यून तेजी से आगे बढ़ जाता है। वो लेक के ऊपर भागकर आसानी से उसे पार कर लेता है और कुछ वक्त में वो दोनों टेलीपोर्टेशन के पास पहुँच जाता है। वहाँ मुरोंका जूनियर अपने साथियों के साथ टेन्यून का इंतजार कर रहा था। उनमें से एक मोटे आदमी को भूख लग रही थी, जिस वजह से उसके पेट से आवाजें आ रही थी। उसके पेट की आवाज सुनकर टेन्यून को पता चल जाता है कि उसे मारने के लिए कोई वहाँ आ गया है। वो शियाओ से कहता है कि मुझे मारने के लिए मेरे दुश्मन टेलीपोर्टेशन पर आ गए, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी, इसीलिए अब तुम्हें मुझसे अलग होकर टेलीपोर्टेशन के पास जाना होगा। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ये कहकर टेन्यून शियाओ को नीचे उतार कर टेलीपोर्टेशन के पास चला जाता है। शियाओ टेन्यून से उसका नाम पूछकर उसे अपना नाम बता देती है। टेन्यून टेलीपोर्टेशन की तरफ जा रहा था। ये तियान भी अपने साथियों के साथ वहाँ आया था। वे का साथी ये तियान को टेन्यून के बारे में बताता है। ये तियान और उसके साथी चिपकर टेन्यून को देखने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।